चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। चैप्टर सेकंड के अंदर ही हमारा जो टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबसे पहले कर ली, उसमें इंड एस होते हैं, IFRS होते हैं, वो सारा मैंने आपको बता दिया। ओके, और उससे पहले हमने क्या कर लिया, उसके बाद में हमने क्या कर लिया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कर लिए, जिसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है ना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डबल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो सारे हमने कॉन्सेप्ट्स देखे। ओके, आज के लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अकाउंटिंग कन्वेंशंस आती है, उससे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनते हैं, और उससे ही अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग कन्वेंशंस, उससे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनते हैं। तो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया, अब हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे अरे भाई छोटा तो हो जा, क्या मामला है। कैसे बनाई है रे इसने। चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। चलो आपको दिख तो रहा होगा ना बोर्ड पे पूरा, ठीक है। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर सबसे फर्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्या आता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसको देखो और समझना, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये है सबसे फर्स्ट, नंबर 1। 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे फर्स्ट कौन सा है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म इज आल्सो कॉल्ड प्रूडेंस, प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या करता है हमको कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हाँ बिल्कुल हम करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसके लिए हमको गाइडेंस देता है। तो बुक्स में कैसे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ये हमें गाइड करता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कैसे करता है, आगे बोला हुआ है, एंड इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये इस पॉलिसी के बेस पर है कि सेफ खेलो भैया, सेफ रहो, ठीक है। ओके, द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट कॉन्शियस approach should be adopted in ascertaining income so that profit of the enterprises are not overstated। ये बोलता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ये बोलता है कि आपका जो प्रॉफिट है ना, वो कभी भी ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए, ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। कैसे, आगे आएगा अभी डिटेल के अंदर। देखो इफ द आगे क्या लिखा हुआ, देखो इफ द प्रॉफिट सर्टेन आर मोर देन द एक्चुअल। अगर आपका प्रॉफिट जो है वो आपकी जितना प्रॉफिट एक्चुअल है उससे ज्यादा अगर आपने दिखा दिया, कुछ लोग होते हैं ना बढ़ा चढ़ा के, जैसे नॉर्मल हमारे घरों में भी होता है। हम क्या चाहते हैं कि हम हमारे पड़ोसी से अमीर दिखे, वास्तव में हम भले हमारे पड़ोसी से अमीर नहीं है, लेकिन हम उस तरीके से बिहेव करते हैं, उस तरीके से बातें करते हैं, उस तरीके से कपड़े पहनते हैं, उस तरीके से दिखावा करते हैं, उस तरीके से चीजें खरीदते हैं। पड़ोसी कार लाएगा, हम भी कार लेके आएंगे। पड़ोसी ने कंस्ट्रक्शन कराया, हम भी कंस्ट्रक्शन कराएंगे। एक ऐसा गांव जिसमें मिट्टी के घर थे, किसी ने एक ने पक्का घर बनाया, बाकी सबने बना लिए। एक ऐसा गांव जहां पर क्या था, जहां पर किसी के पास 4 व्हीलर नहीं था, एक कोई बंदा गाड़ी ले आया, अब उसकी देखा देखी सब ले आएंगे। तो वो अधिकतर ओवर वैल्यूड होता है, लोगों के पास इतना नहीं है फिर भी वो करते हैं दिखाने के लिए। तो यहां पर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, और अकाउंटिंग कौन करता है, इंसान ही करता है। तो उसका बिहेवियर ऐसा ही है कि वो करेगा ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड नहीं करना, दिखावा नहीं चलेगा। यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको ही असर्टेन करना, ये हमको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमको 2 चीजें अभी तक बताई है। एक ये बताई कि हम कैसे रिकॉर्डिंग करें ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करें, उसके लिए हमको गाइडेंस देता है। और सेकंड नंबर, जो प्रॉफिट है वो ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअल प्रॉफिट है हमको वही असर्टेन करना है, मतलब उसका ही कैलकुलेशन करना है। ओके, बड़ा चढ़ा के कैलकुलेशन नहीं करनी है। ओके, इट मे लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल विच इज नॉट फेयर, एज इट विल
लीड टू रिडक्शन इन द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस। अब ये डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भैया जो भी कंपनीज होती है ना, वो जितना प्रॉफिट कमाती है ना, उसमें से कुछ डिविडेंड देती है। किसको? उनके ओनर को। ठीक है, लेकिन ये इतना ही बताऊंगा, आगे आएगा, ये बिल्कुल नई टर्म है आपके लिए। ठीक, ओके। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of accounts। ये क्या है मैं बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर। जो आगे आपके अकाउंटिंग में एक चीज काम आएगी वो ये आएगी, जो मैंने यहां से यहां पढ़ाया। अभी मैं बताता हूं ये क्या है, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम आएगा यहां से यहां तक। इसके अलावा जो चीजें हैं जैसे गाइडेंस है रिकॉर्डिंग की, या जो मैंने आपको बताया ओवर वैल्यूड नहीं करना चाहिए प्रॉफिट को, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना चाहिए, वो तो थ्योरेटिकली है। इस कॉन्सेप्ट से जो मेन चीज हमको अकाउंटिंग करते टाइम हेल्प करेगी, और आगे जाके जब अकाउंटिंग का लेवल बढ़ जाएगा तब ये चीज काम आएगी जो मैंने यहां से यहां तक टिक लगाया है। ये क्या है? ये बोल रहा है कि आपको अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, अभी चल रहा है 2023, मैं कह रहा हूं 2025 में आपकी लॉटरी लगने वाली 1 करोड़ की, तो अगर ह्यूमन बिहेवियर को भी देखें, हम इंसानों के बिहेवियर को भी देखें, अकाउंटिंग को एक बार साइड में रख देते हैं, हम केवल प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं, इंसान किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंसान सोचता है उसी तरीके से वो करता है, और अकाउंटिंग भी एक उसका ही पार्ट है। तो अगर मैं कह रहा हूं 2025 में आपकी लॉटरी लगेगी 1 करोड़ रुपए की, अभी आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं। क्या लगेगी तब देखेंगे, यही नॉर्मल होता है, जब होगा तब देखेंगे। अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये का ये मैं बोलूं कि 2025 तक आपके 1 करोड़ रुपए का लॉस होने वाला है, या 1 करोड़ रुपए का आपका खर्चा आने वाला है। अब क्या करोगे? अभी भी यही बोलोगे, होगा तो देखा जाएगा नहीं, इंडिकेटर लग जाएंगे, व्यवस्था करोगे, सोचोगे कि वो लॉस कम कैसे किया जाए, उस लॉस या वो जब खर्चा आएगा तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। इंडियन कल्चर के अंदर जो मैरिज कल्चर है उसमें एक आपने दहेज नाम की प्रथा सुनी होगी, जिसमें लड़की वाले जो है लड़के वाले को दहेज देते हैं, है ना। मैं तो इसके खिलाफ हूं, और हर जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको इसके खिलाफ ही होना चाहिए, ना दहेज देना चाहिए ना लेना चाहिए, लेकिन जो समाज में चलता है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो वो चर्चा का विषय ये है कि अब घर में जब लड़की पैदा होती है तो उसी टाइम पेरेंट्स को पता चल जाता है कि आगे फ्यूचर में दहेज देना पड़ेगा, तो उसी टाइम से वो पैसे साइड में करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर में एक खर्चा दिख रहा है। लेकिन अगर उसी तरीके से एक लड़का पैदा हो जाता है तो फिर उनको पता है कि कोई दहेज नहीं देना है, हमको तो दहेज मिलेगा, तो उसके लिए वो किसी प्रकार की बचत नहीं करते। तो कहने का मतलब है फ्यूचर में अगर कोई फायदा होने वाला है, दहेज आएगा तो क्या करना? कुछ नहीं, दहेज देना है तो अभी से व्यवस्था करो। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहलाता है। यह बोलता है कि अगर किसी बिजनेस को फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो इसको अभी रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या बोल रहा हूं? फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी नहीं करनी है, नहीं करेंगे। जब प्रॉफिट होगा, मान लेते 2025 में प्रॉफिट होगा, 2025 में प्रॉफिट होगा तो 25 में रिकॉर्ड करेंगे, अभी कुछ नहीं करना। लेकिन अगर 2025 में कोई लॉस होने वाला है या कोई बड़ा खर्चा होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड अभी करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, लॉस को करना है। कौन से वाले प्रॉफिट लॉस की बात चल रही है? फ्यूचर के। आगे समझ में? तो ये है मेन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और इसमें जब आप 12th में पढ़ेंगे, अगर मेरे से नेक्स्ट, मैं मतलब अकाउंटिंग की टर्म में भी आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन वो आपको समझ ही नहीं आएंगे क्योंकि भी अभी आप नए हैं। अभी मैं अकाउंटिंग के बहुत सारे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब शेयर्स को इशू करते हैं या शेयर्स का जब रिडम्पशन करते हैं हम प्रीमियम पर, तो प्रीमियम हमारे लिए लॉस है लेकिन वो फ्यूचर में होता है, तो उसको अभी रिकॉर्ड करना कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल है। लेकिन अब आपको पता ही नहीं मैंने क्या बोला, इसलिए मैं आपको नॉर्मल जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल हैं जो हम देखते हैं वो दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एक बार जब ये आप अकाउंटिंग में बहुत अच्छे मास्टर हो जाएंगे और पीछे मुड़ के जब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, ओके जी, आगे बस इसमें यही है। अब आप पढ़ लेना, मेन मैंने बता दिया। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल इन ड्रॉइंग
conclusions regarding the working of an enterprise is only when it allow comparison over a period of time as well as with the working of the other enterprises. Thus both inter-firm and inter-period comparison are required to be made. This can be possible only when accounting policies and practices followed by enterprises are uniform and are consistent over the period of time. अब बोलोगे सर आपने तो बुक की तरह पढ़ लिया, क्या है? अभी बताता हूं। दो चीजें, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप 10th क्लास में थे, आप 9th में थे, आप 8th में भी थे, अभी आप 11th में आए, हाँ, तो हर साल एग्जाम होते हैं, हाँ होते हैं, रिजल्ट निकलता है, हाँ निकलता है, क्या काम आता है? आपका 10th का रिजल्ट आपके क्या काम आएगा? क्या सर रिकॉर्ड फ्यूचर में काम आएंगे? अच्छा, वो तो फ्यूचर की बात है कि प्रूफ है कि आपने 10th क्लास पास करी। इसके अलावा कुछ उसके और भी यूजेस हैं। क्या यूजेस हैं? दो यूजेस हैं। एक तो आपके रिजल्ट के बेस पर कंपेयर किया जाता है अदर स्टूडेंट को। जैसे आपका रिजल्ट आया होगा 10th का, आपको फोन आए होंगे आपके फ्रेंड्स के, आपकी फैमिली के जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनसे कंपेयर किया जाता है कि हाँ तुम्हारे कितने बने, कि भाई हमारे 80% बने, हमारे तो 75 बने, कोई बोल रहा है हमारे 81 बने, हमारे ये बने। तो और इसी कंपैरिजन के बेस पर मेरिट निकलती है। जो 100 या 10 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं जिनके सबसे ज्यादा परसेंटेज होते हैं, तो कैसे वो कंपैरिजन, तो वो कंपैरिजन में वो आपका रिजल्ट काम में आ रहा है, वो रिपोर्ट कार्ड आपका कंपैरिजन में काम आ रहा है अदर लोगों से, अदर स्टूडेंट से। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपके खुद के कंपैरिजन में भी काम आ रहा है, मेरे खुद की, हाँ आप कंपेयर कर सकते हैं ना कि भाई मेरे 8th क्लास में 80% थे, 9th में मेरे 82% बने, लेकिन 10th में मेरे 78% ही बने। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो खुद से भी कंपैरिजन कर सकते हैं अपने पास्ट रिजल्ट, और दूसरों से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो सेम का सेम ऐसा अकाउंटिंग के अंदर भी होता है। अकाउंटिंग में जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि जो आपकी रिपोर्ट होती है, जो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स होते हैं, और कैश फ्लो भी आता है उसके अंदर, और भी रिपोर्ट्स होती हैं, तो उनको आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे बिजनेस से और अपने खुद के बिजनेस के पिछले सालों से। तो इसलिए यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है कि जो अकाउंटिंग, दिस कैन बी पॉसिबल, ये जो कंपैरिजन है, चाहे दूसरे बिजनेस से, एंटरप्राइजेस से, फर्म से करो या खुद से ही करो, खुद के पिछले सालों से करो, वो तभी पॉसिबल है जब अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एंटरप्राइजेस आर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, वो सारी फर्म्स एक जैसे फॉलो करें। अब कोई फिर सिंगल एंट्री कर रहा है, कोई डबल एंट्री कर रहा है, कोई कौन सा रूल लगा रहा है, कोई कौन सा रूल लगा रहा है, सबकी अकाउंटिंग करने का तरीका ही अलग होगा, तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी, दो चीजें होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, एक जैसी ही पॉलिसी को अगर फॉलो करें सब सारे बिजनेसेस, और वो खुद बिजनेस में भी हर साल उसी पॉलिसी को फॉलो करें, तो फिर उनको कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। यही बोलता है हमको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक, ओके, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन दे रखा है यहां पर, ये एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया है। तो ये कौन सा था? ये सेकंड नंबर था बेटा, ठीक है, ये था सेकंड नंबर। ओके, अब कर रहे हैं हम थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आता है आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये थर्ड नंबर। लेकिन पहले बताइए फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है ना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर एंड अदर टेकिंग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन। देखो, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, मैंने डेफिनेशन में बताया था ना कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजेशन होता है, मेजरमेंट होता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट बनती है, और रिपोर्ट करने के बाद में उसको यूज करते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को, उस अकाउंटिंग रिपोर्ट को यूज करते हैं कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट्स होते हैं उनको यूज करते हैं, इन्वेस्टर यूज करते हैं, लेंडर करते हैं, सप्लायर करते हैं, अदर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना फाइनेंशियल डिसीजन, पैसों से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए आपकी उस रिपोर्ट को यूज करते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट को। यस, अब क्या है यहाँ पर? अब ये बोल रहा है इन द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज मैनेजिंग द अफेयर्स of the enterprises and those owning it. Financial statement, however, are the only or basic mean of communicating financial information to all interested parties. ये कुल मिला के ये करा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर और सब जगह जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, अकाउंटिंग रिपोर्ट है, उसी को बहुत सारे यूजर्स यूज करके अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें? फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो भैया उनको फुल डिस्क्लोजर दो।
अब क्या है फुल डिस्क्लोजर? It become all the more important therefore that the financial statement make a full, fair and adequate disclosure of all information which is to relevant for taking financial decision. ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस कॉन्सेप्ट की। क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि जो आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट है वो फुल, फेयर और एडुकेट डिस्क्लोजर के साथ होनी चाहिए। यानी कि आपके बिजनेस के अंदर जो कुछ हुआ है, जो रिपोर्ट पढ़ के लोग डिसीजन लेने वाले हैं, जो यूजर्स डिसीजन लेने वाले हैं, अगर उसके डिसीजन को प्रभावित कर सकता है तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से फुली डिस्क्लोज करनी होगी। आपको फेयर रहना पड़ेगा, आपको एडुकेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जो कुछ भी हुआ बिजनेस के अंदर, हाँ, वो रिपोर्ट में लिखना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, फुल डिस्क्लोजर देना है, फेयर डिस्क्लोजर देना है, एडुकेट डिस्क्लोजर देना है। फुल का मतलब पूरा सब बता दो, फेयर का मतलब एकदम सच, झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, और एडुकेट मतलब पर्याप्त होना चाहिए कि उसको पढ़ करके सामने वाला सही डिसीजन ले सके। ये है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। बस बताइए, हो गया? फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये हमारा 4th नंबर। फिर चारों को मैं समराइज भी करा दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, फिर 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीधा न्यूमेरिकल। सेकंड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट देखो। मैटेरियलिटी हमारी लाइफ में 2 तरह की चीजें होती है, एक बहुत मटेरियल होती है और एक इनमटेरियल होती है। एक क्या होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और एक क्या होती है, लेस इंपॉर्टेंट होती है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी का घर में पेट दर्द होने लग जाए तो इमैटेरियल है, ज्यादा इतना स्ट्रेस लेने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पेट दर्द हुआ है, सबसे पहले इनो पिलाएंगे, फिर मेडिकल से कोई टैबलेट ला के देंगे, उसे सही हो जाएगा। बोलेंगे वही उबला हुआ पानी पियो, खूब पानी पियो, थोड़ा सा इधर उधर घूम के आओ, है ना, मतलब कुछ देसी इलाज भी करेंगे, बट इतना कोई बड़ा इशू नहीं है ना, कि भाई पेट दर्द कर रहा बच्चे का, हाँ भाई ले इनो पी ले, टैबलेट ले ले, ये कर ले, वो कर ले, और उसके बाद में भी 1-2 दिन देखा सही नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, तो जाके फिर डॉक्टर को चेक कराएंगे। अधिकतर यही होता है। लेकिन अगर किसी के घर में किसी को यहां पर दर्द होने लग जाए, क्या अब भी पेशेंस रखेंगे? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथों जाके डॉक्टर को चेक कराओ, कहीं हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिल की बीमारी ना हो। अब दिल की बीमारी भी 2 तरीके की होती है, एक मानसिक होती है जो बॉलीवुड में होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हार्ट फेल ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, उसकी बात कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे के ऐसे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होती है। एक ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो मैटेरियल होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो इतने मैटेरियल नहीं होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे एक ट्रांजैक्शन है भैया, 1 लाख रुपए में कुछ परचेज किया, बहुत मैटेरियल ट्रांजैक्शन है। 1 करोड़ में कुछ परचेज किया, मैटेरियल ट्रांजैक्शन है, अलग से उसको दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक यार 2 रुपए का इरेजर परचेज करके लाए, 5 रुपए की पेन परचेज करके लेके आए, अब क्या वो भी दिखाएंगे क्या? 2 रुपीज इरेजर, 5 रुपीज पेन, 1 रुपीज पेपर, 10 रुपीज ये, 5 रुपए ये, 6 रुपए ये, 7 रुपए ये, 8 रुपए ये, नहीं। उन सबको, जो छोटे छोटे खर्चे, उन सबको जोड़ के दिखा देंगे भाई, ऑफिस एक्सपेंसेस, बिजनेस के खर्चे, अदर एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब, वैसे मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन आप अकाउंटिंग के बारे में कुछ जानते नहीं हो, इसलिए मुझे इधर उधर के एग्जांपल देके आपको एक बार समझाना पड़ रहा है कि ये है क्या। तो बिजनेस में भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ होते हैं मैटेरियल होते हैं, और कुछ होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो मैटेरियल होते हैं उनको अच्छा अलग से दिखाना होता है, और जो इमैटेरियल होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनको सबको एक साथ जोड़ के दिखा दो। ये कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग शुड बी फोकस ऑन मैटेरियल फैक्ट। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उस पर ज्यादा फोकस करो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है।
efforts should be not be wasted in recording and presenting facts which are immaterial in the determination of income. ऐसे facts जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. द क्वेश्चन दैट अराइज हियर इज व्हाट इज मैटेरियल फैक्ट. तो क्वेश्चन यहां पर आता है कि कौन से मेटेरियल है कौन से इमेटेरियल है. द मेटेरियलिटी ऑफ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व. वो नेचर पे डिपेंड करती है और अमाउंट पे डिपेंड करती है. ठीक है, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम होगी, कितना लॉस होगा. एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मेटेरियल इफ इट इज रीजनेबल बिलीव दैट इट knowledge would influence the decision of information user of financial statement. अगर कोई भी मटेरियल है या इमेटेरियल है ये तय करना है तो आप देखो कि वो जो भी फैक्ट है या जो भी ट्रांजैक्शन है वो जो उस रिपोर्ट के यूजर्स हैं क्या उनको प्रभावित करेगा. अगर आपको लगता है हाँ उनके डिसीजन पर प्रभाव पड़ सकता है इस ट्रांजैक्शन का, इस फैक्ट का, तो वो मटेरियल है. आपको लगता है ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इमेटेरियल है. दिखाना दोनों को है लेकिन मटेरियल को अलग से दिखाना, इमेटेरियल को आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, साथ में जोड़ के अदर एक्सपेंस के रूप में डाल सकते हो. मैं फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है लेकिन अकाउंटिंग के मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप नए हैं, इन चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे.